सुप्रभात बच्चों। एक बार पुनः आपका हिंदी वाटिका के इस चैनल पर स्वागत है। आईएससी बोर्ड के अंतर्गत काव्य मंजरी किताब में संकलित चौथा पाठ आह धरती कितना देती है, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित ये पाठ है। इससे पहले हमने साखी, बाल लीला, एक फूल की चाह ये पाठ पढ़े हैं काव्य मंजरी में। आज हम पढ़ेंगे आह धरती कितना देती है। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले 2 मिनट मौन धारण करेंगे, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और 2 मिनट के लिए समाधिस्थ हो जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो पाठ शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आह धरती कितना देती है। आगे बढ़ने से पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, उनका परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद में 4 प्रमुख कवि हुए हैं, जिन्हें छायावाद के स्तंभ कवि भी कहा जाता है। अर्थात ये चारों कवि एक स्तंभ के समान है, जिन्होंने संपूर्ण छायावाद एक पूरा युग है बच्चों साहित्य में, तो उस पूरे युग को अपने भीतर समाहित किया, छायावाद को पहचान दिलाई। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। मृत्यु इनकी 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत के अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, इन 4 लोगों को प्रमुख स्तंभ बोला जाता है छायावादी युग का। एक और कवि हैं राम कुमार वर्मा, इनका भी छायावाद में अधिक योगदान है। ये भी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, किंतु प्रमुख 4 स्तंभों में इन्हीं का नाम आता है। पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। अल्मोड़ा जिला, जो अब बागेश्वर के नाम से जाना जाता है, तब ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और अब ये उत्तराखंड में है। 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत था। जब इनका जन्म हुआ कौसानी में, तो कौसानी बहुत ही खूबसूरत जगह है बच्चों। प्राकृतिक सौंदर्य का जितना अच्छा रूप यहाँ देखने को मिलता है, वैसा सुंदर रूप अन्यत्र मिलना बहुत ही मुश्किल भी है। तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। अल्मोड़ा वैसे ही बहुत अच्छी जगह है, उसमें आप कौसानी पहुँचते हैं तो आपको बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। इसी कारण प्रकृति से एक प्रेम स्थापित हो जाना, ये एक स्वाभाविक सी बात थी, नेचुरल बात थी। इसीलिए पंत जी की रचनाओं में झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा, किरण, शीतल हवा, तारों की चुनरी ओढ़े गगन, ये सारी चीज़ें ये सारे दृश्य, ये सारे रूप बहुत ही सुंदरता से दिखाई देते हैं। ये सारे उपादानों का प्रयोग करके इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कविताएं हैं, इनकी पंक्तियां हैं, वो सजीव हो उठी हैं। और इसी कारण पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है।
ये पंत जी को बहुत बड़े नाम से जाना जाता है। यह इनकी पहचान भी है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ आह धरती कितना देती है। आह धरती कितना देती है। पंत जी ने ये कविता लिखी। छोटे पर उन्होंने बच्चों की तरह एक स्वाभाविक उन्होंने भी ऐसा कुछ किया जिसके कारण उनके मन में इस कविता को लिखने के लिए एक प्रेरणा जगी और उन्होंने उसको स्वयं अनुभव किया और ये कविता लिखी। छोटे से बालक थे पंत जी। उन्होंने कुछ पैसे ज़मीन में बो दिए, ये सोचकर कि पैसों का पेड़ उगेगा, जैसा हर चीज़ आप मिट्टी में बोते हैं और उसका पेड़ उगता है। तो उन्होंने सोचा पैसों का पेड़ उगेगा, ढेर सारे पैसे निकलेंगे उसमें और मैं उन पैसों से बहुत मोटा सेठ बन जाऊंगा। तो बच्चों के मन की कोमल भावनाएं ऐसी ही होती हैं, किंतु उससे कुछ भी नहीं निकला तो वे निराश भी हुए। उन्होंने इस धरती को बंजर तक, बंध्या तक कह डाला। लेकिन बाद में उन्हें क्या किया, कुछ ऐसा उन्होंने किया जिससे उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि आखिर इस धरती की विशेषता क्या है। और अंत में वे यह कहने पर मजबूर हो गए कि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। हमने धातु बोई थी, उस धातु से तो धातु का पेड़ नहीं निकलता, उसमें अंकुर नहीं फूटते। इसलिए जब उन्होंने सेम के कुछ बीज, सेम एक सब्जी होती है, हरी सब्जी, तो उसके जब बीज उन्होंने डाल दिए और वह बीज धीरे धीरे अंकुरित हुए, पौधे बने नन्हे नन्हे, फिर पेड़ बन गया, बेल लहलहाई और इतनी उसमें सब्जी निकली, इतनी फलियां निकली कि न सिर्फ उन्होंने खाई, उनके परिवार ने खाई, सगे संबंधियों ने खाई, सभी रिश्तेदारों ने खाई, आस पड़ोस के लोगों ने खाई, नौकर चाकर सबने खाई, फिर भी उस पेड़ की फलियां खत्म नहीं हुई। तो यह धरती ऐसी ही है। इसी विशेषता को बताते हुए वे कहते हैं, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। देखिए किस प्रकार एक छोटे से मन की कल्पना है, बाल मन की कल्पना है। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। ऐसे एक पेड़ बनेगा, जैसा आप देख सकते हैं चित्र में, ऐसे रुपए लगे होंगे, पैसे लगे होंगे और मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक ना, लेकिन यह कल्पना कल्पना ही रह गई, यह स्वप्न स्वप्न ही रह गया। उस धरती में एक छोटा सा अंकुर भी नहीं फूटा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। इस मिट्टी को बंध्या तक कह डाला उन्होंने कि कल्पना तो की थी रुपयों का पेड़ फलेगा, लेकिन एक छोटा सा अंकुर भी ना निकला, एक छोटा सा पौधा भी ना निकला। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, सारे सपने मिट गए, धूल में मिल गए, अर्थात कुछ भी सफल नहीं हुआ। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने पैसों के प्रति जो मेरी एक ममता थी, एक लगाव था, और ढेर सारे पैसे पाने की जो एक तृष्णा थी, तृष्णा मतलब अमिट पिपासा अर्थात प्यास या इच्छा, तो वह जो तृष्णा थी उसे मैंने सींचा था, उसे मैंने पानी दिया था। और तृष्णा कभी फलीभूत नहीं होती, ममता उससे की मैंने जिसका कोई स्वरूप ही नहीं था। मैं अबोध था, इसलिए मैंने गलत बीज रोप दिए थे। अर्धशती है हैराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। इस बात को काफ़ी समय बीत चुका है, कितने ही पतझड़ बीत चुके हैं और कितना ही समय निकल चुका है। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली शरदें मुस्काई,
एक के बाद एक ऋतुएं आती चली गईं। सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। ग्रीष्म आई, वर्षा आई, शरद ऋतु आकर चली गई। हेमंत ऋतु आई और सब ठंडक दिखा करके, कपकपा करके वो भी चली गई। फिर बसंत ऋतु आई। पुराने पेड़ सब जितने थे उनके पत्ते झड़ गए और दोबारा से बसंत ने अपना प्रभाव दिखाया और सब पुनः हरे हो गए। और फिर गाढ़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। और फिर वर्षा ऋतु आ गई और गाढ़े लाल लाल जैसे बादल, लालसा लिए हुए, लालिमा लिए हुए काले काले बादल जो हैं धरती पर छा गए और बरस गए। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर, बिना किसी तैयारी के, बिना कुछ सोचे, बिना ही कुछ अपेक्षा के, ऐसे ही कौतूहल के कारण जो मिट्टी गीली हो गई थी बारिश से, उसकी गीली तह को सिर्फ उंगली से हल्का सा कुरेद कर, सहलाकर, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। सेम के बीज मैंने वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दिए, भूखे अंतल में मणिमाणिक बांध दिए हूँ। ऐसा लगा जैसे भू के अर्थात इस पृथ्वी के, इस जमीन के अंतर में, हृदय में मैंने कुछ मणि, कुछ माणिक अर्थात कुछ रत्न दबा दिए हों। मैं भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। तो ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, पैसे बोए थे तो रोज़ देखना पड़ता था निकले कि नहीं निकले। अब सेम के बीज वो भी बोए नहीं थे, यूं ही सहलाकर मिट्टी की कुछ परत हटाकर और दबा दिए थे। इस कारण इस घटना को आसानी से भूल गया, और कोई बड़ी बात होती तो याद भी रहती। किंतु एक दिन जब संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, भूल गई थी इस बात को, छोटी सी घटना को। और एक दिन जब सायंकाल वेला में टहल रहे थे और देखा, अचानक उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हों वे हरे हरे उल्लास से भरे। पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। तो उसी जो मैंने बीज बोए थे, वही बीज अंकुरित हुए और मिट्टी का सीना चीर कर छोटे छोटे छाते के समान बाहर निकल आए हैं और मेरे सामने सीना तान कर खड़े हैं। उन्हें देखकर मुझे स्मरण हो आया कि अरे, यहाँ तो मैंने कुछ रोपा था, अवश्य ये उन्हीं के छोटे छोटे नवागंतुक हैं। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। हरे भरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, कि इस प्रकार कैसे वंश बढ़ता है। नन्हे से बीज मैंने रोप दिए, ना कोई मैंने विशेष देखभाल की, ना उन्हें कोई विशेष मैंने प्रयास किया उनको आगे बढ़ाने का, जीवित रखने का। लेकिन कैसे नन्हे नन्हे अंकुर फूटे, देखते देखते बेल बन के लहराती चली गई और फूलों से लद गई, पत्तों से लद गई। छोटे छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, और फूलों के गुच्छे गुच्छे निकल आए, तारों के समान छितरा गए, फैल गए। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे। वो लाल लाल कोपल जो पुष्प निकले थे, गुलाबी रंग के कोपल पुष्प निकले थे, सफ़ेद रंग के कोपल पुष्प निकले थे, वो सारे अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे थे। मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से
ओह समय पर उसमें कितनी कलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। एक दो फलियां नहीं, अनगिनत फलियां, लंबी चौड़ी मोटी पतली, हर तरीके की फलियां लद गईं। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी। क्या सुंदर कल्पना है कि तलवारों के समान नुकीली और पतली पतली लंबियों के समान, लंबी उंगलियों के समान। झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती। जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं दिखाता है और बढ़ता जाता है, उसी प्रकार वो सेम की जो बेल थी वो बढ़ती जा रही थी और सेम भी उसमें फलती जा रही थी। सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड मिलकर कचपचियों तारों सी। आह इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई। पूरा जाड़ा सेम की फलियां खाते रहे, लेकिन फलियां कभी कम न पड़ी। सुबह शाम घर घर में पकी, पास पड़ोस के अनजाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। ना तोड़ो तो बेकार हो जाएंगी, उन्हें तोड़ना भी पड़ेगा, और तोड़कर कितना कोई खाएगा। तो पास पड़ोस में जिन्हें जानते थे उनके भी घर, जिन्हें नहीं जानते थे उनके भी घर भी हमने भिजवाई, सब में बंटवाई। बंधु बांधवों मित्र अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर कर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कोई नहीं बचा, यहाँ तक भिक्षुकों को भी दी गई, जिससे वे भी उसका स्वाद ले सकें। कितनी सारी फलियां, आह कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मैं इस धरती के, इस मिट्टी के महत्व को नहीं समझा था। बचपन में छी, स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। मैं बचपन में कैसा स्वभाव का था कि मैंने लोभ के कारण पैसे धातु में बो दी पृथ्वी के सीने में। रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब यह समझ सका हूँ। यह पृथ्वी रत्न उत्पन्न करने वाली है, अद्भुत अनमोल रत्न उत्पन्न करने वाली है। और उसके रत्न हैं हरी भरी वनस्पतियाँ, हरे भरे पेड़ पौधे, फल सब्जी साग, बाग बगीचे, नदी, ये सब इसकी सुंदरता है। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें हमें धातु नहीं बोनी, इसमें हमें किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर नहीं बोने, इसमें हमें बोने हैं सच्ची समता के दाने। तभी यह फलेगी, तभी यह आगे बढ़ेगी। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, मानव की ममता के दाने बोने हैं इसमें, जिससे वह फले फूले, जिससे वह आगे बढ़े, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, जिससे यह धरती फिर से धूल के समान अपनी धूल में सने हुए सुनहरी सुनहरी फसलों को बो सके, उगा सके। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, तो हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे, यह सत्य है। तो इस पृथ्वी में हम जो बोएंगे वही हमें वापस मिलेगा। हम ईंट पत्थर कंकड़ बोएंगे तो वह हमें कहाँ से मिलेगा, वह तो बेजान है, वह तो वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन हम उसमें कुछ ऐसा बोएंगे तो पृथ्वी हमें उससे कई गुना वापस करेगी, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आह धरती कितना देती है। सच में पंत जी की यह कविता अद्भुत है। कल्पना करते चलिए कि क्या दृश्य होगा, एक एक दृश्य जीवंत है। तो इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ये बताना चाहते हैं कि यह पृथ्वी, यह धरती, यह मिट्टी, इसमें हम जो बोएंगे वही मिलेगा। इसी प्रकार हमें उसमें ऐसी चीज़ें रोपना चाहिए जो हमें वापस मिले और उसकी सुंदरता भी बनी रहे। वह रत्नों को जन्म देने वाली है, सुंदर प्राकृतिक रत्नों को जन्म देने वाली है, यह इसकी विशेषता है। इसलिए इस विशेषता को समझें और उसी के अनुसार हम बीज बोएं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। किसी प्रकार की आपकी जिज्ञासा हो, आप चाहें तो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। शीघ्र ही
दूसरे किसी पाठ पर चर्चा करते हुए हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।